अभी हम बात करने वाले हैं एल्कीन के बारे में। इनको ओलिफिन कहते हैं बिकॉज दे लुक्स लाइक समथिंग लाइक ऑयल। जब ये रिएक्ट करती हैं क्लोरीन या हाइड्रोकार्बन से तो ये ऑयल का फॉर्मेशन करती हैं, दैट्स वाई इनको बोलते हैं ओलिफिन्स। अगर हम एल्कीन की बात करें, जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं कि एल्कीन जो होता है, एल्कीन के अंदर सिंपली ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं CnH2n। ठीक, यानी कि अगर मैं इसका पहला मेंबर बनाता हूँ तो वो होगा n बराबर 2, यानी कि यहाँ पे C2 हो जाएगा और H हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि यहाँ पर आएगा C2H4। इनमें डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यानी कि अगर ये एक कार्बन है तो एक कार्बन के बीच में ये रहा डबल बॉन्ड, फिर दो हाइड्रोजन इस साइड आ जाएंगे कुछ इस तरीके से और दो हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब अगर हम बात करें कि जैसे ये जो कार्बन है यहाँ पर, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp2। यानी कि अगर हम इसको एक बार ध्यान से देखें तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कि इस वाली कार्बन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कार्बन एक ट्राइगोनल शेप बना रहा है, यानी कि जो ज्योमेट्री sp2 आई है उसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर शेप बना रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो आ जाएगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, और हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2। रीज़न क्या होता है उसे भी समझ लेते हैं। सपोज करो ये कार्बन हो गया और ये sp2 है, तो एक ऑर्बिटल ये आ जाएगी, एक ऑर्बिटल ये आ गई और एक ऑर्बिटल ये है। ठीक, ऐसे ही जो हमारा दूसरा वाला कार्बन होगा उसके साथ भी क्या केस है कि एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल यहाँ पर है और एक ऑर्बिटल यहाँ पर है। ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर यू विल फाइंड आउट कि एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक, सिंपली उसी तरीके से यू विल फाइंड कि जो तुम्हारा हाइड्रोजन एटम है ये रहा एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आ जाएगा, सिंपली एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा इस जगह पर और दूसरा हाइड्रोजन एटम आएगा यहाँ पर। ठीक, और एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, एक ऑर्बिटल बचती है जिसको बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं उसको, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या है, ये सी वाली ये। ठीक है, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। और जो अभी बनाई थी हमने ये सी वाली सिग्मा, ये भी एक सिग्मा है, ये भी एक सिग्मा है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है और ये सारे भी सिग्मा है। ये सब के सब क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है इन दोनों को, इनको बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। ठीक, अब इस ऑर्बिटल्स के अंदर यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, एक दूसरे को शेयर, और इस तरीके से फॉर्मेशन होता है हमारे पाई बॉन्ड का। तो ये बनता है हमारा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जो आपको इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से, उसमें जो दूसरा बॉन्ड है, यानी कि ये भी सिग्मा है सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, और ये सा वाला जो पाई बॉन्ड है वो इसी वजह से बना है। ठीक, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों डायग्राम है, ये फॉर्मूला डायग्राम है और ये ऑर्बिटल डायग्राम है। इस तरीके से यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि भाई यहाँ पर किस तरीके से काम चल रहा है। अब जो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं ऑर्बिटल, वही डिसाइड करती हैं ज्योमेट्री को और वही डिसाइड करती हैं ऑल्सो शेप को। ऑलराइट, ये दोनों चीज़ें डिसाइड क्या की जाएंगी, उन्हीं के थ्रू की जाएंगी। अब बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं एल्केन्स की वो सिमिलर होती हैं लगभग, जैसे जैसा हमें अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना
एल्कीन एल्केन के बारे में, वैसे ही सिमिलर ये भी क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे, आप सोचें कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक नॉर्मली ये गैसेस ही होते हैं, और कार्बन 4 से लेकर कार्बन 17 तक ये लिक्विड होते हैं, और साथ में कार्बन 17 यानी कि लगभग 18 मान लो से एबव जो है वो होते हैं ये वैक्सी सॉलिड। कैसे हो जाएंगे, वैक्सी सॉलिड हो जाएंगे। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इनकी सॉलिबिलिटी की, तो पहली चीज़ ये कलरलेस होते हैं मोस्टली, और साथ में नॉन पोलर होंगे, क्योंकि देखो सारे के सारे कार्बन जो है एक ही जैसे, कम विजिबल होते हैं, ऑफ कोर्स ये जल जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑर्डरलेस होते हैं, यानी कि इनकी कोई भी स्मेल नहीं होती। ये दो तीन चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई स्मेल नहीं होती इनके अंदर बस, ठीक, नो स्मेल, ठीक। कलरलेस है, नॉर्मली सब कलरलेस ही होते हैं, और नॉन पोलर होते हैं, और जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब बर्न होते हैं, तो ये तो कॉमन सी प्रॉपर्टी है। अगली चीज़ आती है जो आपको याद रखना है कि लाइटर देन द वाटर, वाटर से हल्के होते हैं। वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो और ये इनके बीच में क्या होता है, पोलर पोलर बॉन्ड भी नहीं होता इनके बीच में, तो बॉन्ड जो होता है वो होता है नॉन पोलर बॉन्ड्स, ठीक। इनके ऐसे बॉन्ड्स जो वंडर बॉन्ड होंगे, वीक बॉन्ड होंगे, तो इनकी डेंसिटी तो खुद ही कम होगी। फिर उसके बाद ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, वी नो, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक। तो पोलर सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के कंपाउंड डिजोल्व हो पाते हैं, या तो वो पोलर सब्सटेंस हो, या फिर उसके अलावा वो आयनिक हो, आयनिक सब्सटेंस हो, ये डिजोल्व होते हैं। अब ये बीइंग नॉन पोलर, यहाँ पर ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, तो ये सॉल्युबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन बहुत फेमस है, ईथर बहुत फेमस है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत फेमस है, ये सब के सब में डिजोल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम डाइंस की। डाइंस नॉर्मली वो होती हैं जिसमें दो जगह डबल बॉन्ड आए, यानी कि देयर आर प्रेजेंस ऑफ टू डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल, ठीक। तो किसी मॉलिक्यूल में अगर दो बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको बोल देंगे हम डाइंस, ठीक। अब जैसे सपोज करें ये किस किस तरह का हो सकता है, तो अगर सपोज करें कि आपके पास ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड आया, फिर एक डबल बॉन्ड आ जाए, अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई दे जाए तो ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं कैम्युलेटेड डाइंस, ठीक है, कैम्युलेटेड डाइंस हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन कुछ ऐसी हो, यानी कि एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक, अगर तुमको इस जैसी कंडीशन नजर आ जाए, तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है कॉन्जुगेटेड डाइंस, एंड दे आर मोर स्टेबल, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कि अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो जाए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर कार्बन, और फिर डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक। तो देखो ये जो है ना यहाँ पर, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये सी वाली जो चीज़ है ये सेपरेट है इस वाले से, यानी कि इसके साथ और इसके साथ कोई आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक। जिसकी वजह से इसको बोलते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, या फिर बोलेंगे डाइंस, आइसोलेटेड डाइंस, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, ये इधर जा जाएगा, ये इधर चला जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा, और ये फिर आ जाएगा। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी हमेशा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इन कंपाउंड्स को हमने देखा कि डाइंस जो होती हैं नॉर्मली तीन टाइप की होती हैं, और वो तीन टाइप्स कौन कौन से, एक तो आइसोलेटेड, एक कॉन्जुगेटेड, और एक कम्यूलेटिव, ठीक। कम्यूलेटिव में दोनों के दोनों बॉन्ड एक दूसरे के बाद होते हैं, जो कंजुगेटेड होती हैं उसमें अल्टरनेट पाए जाते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। अगर हम बात करें आइसोलेटेड की, तो इनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी होती है, यानी कि बीच में दो या दो तीन से इस तरीके से कार्बन आ ही जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेथड्स कि किस तरीके से हम एल्कीन्स को बना सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है नॉर्मली
इनको बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से कुछ मेथड्स हैं जो कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मेथड है, उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले पहला मेथड जो होता है उसके अंदर किया जाता है कि हम एल्कीन को बनाने के लिए यूज़ करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। ठीक, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, रिमूवल या बोलेंगे हम एलिमिनेशन ऑफ वाटर। और ये इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं ये जनरली टेक प्लेस करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड टेम्परेचर समवॉट रख लेते हैं, यानी कि जो एसिड है वो एसिड होना चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे H2SO4 है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, Al2O3 है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, P2O5 है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये सब के सब क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करा देते हैं। ठीक, किस तरीके से रिमूव करा देते हैं, लेट्स लुक एट इट, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो ये कोई एल्कोहल है, ओके मैं इसको और बेटर तरीके से लिखता हूँ जिससे आपकी थोड़ी थॉट प्रोसेस बढ़िया हो जाए। ऐसे ये है मेरे पास, इसको बोलते हैं एथेनॉल। अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ इसकी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर हम ले लेते हैं लगभग 413 के अराउंड। ठीक, अगर मैं इतने टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाता हूँ तो ये जो एसिड है ये देता है मुझको H पॉजिटिव। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये यहाँ पर बिहेव करेगा किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा और बन के आएगा ये बन के आ गया मेरे पास H और H, इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज वेरी अनस्टेबल, यानी कि ये ऑक्सीजन को इटसेल्फ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देता है। तो उस स्टेबिलिटी से बचने के लिए, उस अनस्टेबिलिटी से बचने के लिए ये इस बॉन्ड को इस तरफ तोड़ लेगा। जैसे ये बॉन्ड तोड़ेगा आपके पास बन के आएगा कुछ ये इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, साथ में निकल गया क्या, H2O। अब देखो ये जो बन के आया है इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। अब किसी भी रिएक्शन के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है उसकी कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है ये डिपेंड करेगी, ये डिसाइड करेगी कि उसमें एलिमिनेशन कितनी ज़्यादा तेज़ी से होगा। अब ये एक कार्बोकैटायन क्या है, एक अनस्टेबल है, क्योंकि भाई किसी को भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि जो ये एक बॉन्ड है किसके ऊपर, इस कार्बन से ये जुड़ा है, तो इससे जो ये जुड़ा हुआ बॉन्ड होता है ये वाला, ये बॉन्ड टूट के कहाँ आ जाता है, यहाँ। यानी कि ये जो हाइड्रोजन है जो अभी हमको यहाँ पे मिला था, तो हमको मिला था H पॉजिटिव और साथ में बचा था यहाँ पे HSO4 माइनस। ये HSO4 माइनस जो है ये आकर इस वाले हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास बन के क्या आएगा, ये। ठीक है, ये बन के आ जाएगा, ये याद रखना है। यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा एथीन। किससे बना है, एथेनॉल से। और ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या करती है, रिएक्शन काम करती है। इसमें फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो एक तरीके से बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है ईज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब दूसरा तरीका है कि हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। एक तरीका है ये कि लेट्स से तुम्हारे पास ये है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रोमो इथेन। ठीक, और ये प्रोसेस जो है ना, ये काफ़ी ऐसी प्रोसेस है जिसका नॉर्मली यूज़ किया जाता है। अब रिएक्शन होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, या फिर कहीं कहीं पे मिलेगा KOH प्लस एथेनॉल। इस तरह की रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में होता क्या है, अगर हम जनरली इस रिएक्शन के बारे में बात करें, तो इसमें जो ये बन रहा है, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा बन रहा है, ठीक, तो यहाँ पर ये कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बेस लेस से मैंने मान लिया ये स्ट्रॉन्ग बेस आएगा और ये इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये बन गया मेरे पास CH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे C, ये है Br, और ये है हमारा H, और ये है H। फिर ये लॉन पेयर आएगा इस साइड में, और ये सारा बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। और यही क्यों टूटेगा, ये क्यों नहीं टूटा, तो ऑफ कोर्स ये क्या है, पार्शियली नेगेटिव और ये है पार्शियली पॉजिटिव, यानी कि यही बॉन्ड था हमारा पोलर। तो पहले पोलर बॉन्ड ही टूटता है, तो ये यहाँ से टूटेगा, और इस तरीके से हमारे पास बन के आएगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H H H H, और साथ में निकल गया हमारा, जिसको हम बोल देंगे KBr। ठीक है, और ये बन के आया मेरे पास एथीन। अब यहाँ पे जैसे ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इट इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसका नॉर्मली यूज़ किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन के अंदर, आप देखेंगे इसको खास तौर से। ठीक, तो हम बात करते हैं अगली इक्वेशन की। इस इक्वेशन में क्या करते हैं, जो हमारे ऐसे हैलाइड होते हैं जिसमें सिंगल कार्बन के ऊपर Br जुड़ा या फिर कोई भी हैलोजन जुड़ा हो, और अगर हम उनको हीट कर दें जिंक के साथ और मेथेनॉल के साथ, तब भी हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमको एल्कीन ही मिलेगा। ठीक, तो ये भी क्या है, प्रोसेस है जिसके अंदर बड़ी आसानी से हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें सिर्फ क्या करना होता है, जैसे सपोज करें ये है मेरे पास, कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको हीट करता हूँ Zn के साथ और साथ में CH3OH के साथ, तो मेरे पास एल्कीन मिलता है। इसमें शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन होती है, अगर एक Br निकल जाएगा जिंक के साथ, तो यहाँ पे जिंक आके जुड़ जाएगा इसके बीच में। ठीक, फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस साइड आएगा जिससे बीच में बनता है फिर डबल बॉन्ड। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। अगली प्रोसेस है सोडियम आयोडाइड और एसीटोन के साथ। ठीक, इसमें क्या होता है कि पहले आयोडीन यहाँ जुड़ जाएगा, फिर आयोडीन यहाँ जुड़ जाएगा, और फिर इसके बाद एलिमिनेशन होता है, तो दोबारा से क्या बन के आता है, एल्कीन बन के आता है। ठीक, अब कुछ प्रोसेस की बात कर लेते हैं। जैसे ये प्रोसेस है हमारी, दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम, सोडियम, लिथियम हो या सोडियम हो, और बस होना चाहिए लिक्विड अमोनिया, इसे बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, और इसका जो पूरा नाम है वो है विर्च रिडक्शन। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो एडिशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वो ट्रांस टाइप का होता है। ट्रांस मतलब अगर एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा इधर, तो एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा इधर, तो तुमको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी कि एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा और एक इधर। दूसरे हाथ पे अगर हम बात करें लिंट्राल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, अगर हम रिएक्शन करवाएं PDBSO4 प्लस सल्फर के साथ,
तो इस रिडक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो सिस मिलता है। तो ये वेरिएशन के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई जब भी लेंडलार होगा तब हमको प्रोडक्ट मिलेगा सिस, और जब भी हमारे पास बिर्च होगा, बिर्च रिडक्शन होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ट्रांस होगा। ठीक, तो लेंडार के लिए सिस है और बिर्च के लिए ट्रांस है। तो इसको याद रखना, ये बीटी की बात कर रहा है। बिर्च रिडक्शन स्टैंड फॉर लाइक ट्रांस। ठीक, और जो हमारा ये लेंडार है ये आता है एलसी के साथ। ठीक, अब बात करते हैं हम दूसरा जो प्रोसेस है, जो सबसे ज़्यादा या कॉमनली यूज़ की जाने वाली प्रोसेस है, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ डायबेसिक एसिड। ओके, यहाँ पे ये एक एसिड है हमारे पास, और इस एसिड से हमने सॉल्ट बना रखा है, पोटेशियम सॉल्ट। अगर हम इस वाटर के साथ लेके इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें तो इसमें होगा क्या, पहले बात आप समझ लो। सबसे पहले होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ से निकल जाएगा। अब जैसे ये निकलेगा तो इनके बीच में जो बॉन्ड था वो इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो हमारे पास जो बन के आएगा वो एनोड के ऊपर बन के आएगी यही, जिसको हम बोलते हैं एथिल। ठीक, CO2 ये निकल गया। अब ये वाटर जो पोटेशियम है, पोटेशियम जुड़ता है KOH के साथ और ये यूं बना लेता है, और जो H निकला यहाँ से वो ये गया कैथोड पर। ठीक, तो सच अ वे द रिएक्शन विल टेक प्लेस। बस यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो तुमको याद रखनी है। ठीक, मैं बता देता हूँ तुमको। एक तो याद रखनी है ये सी वाली इक्वेशन जो इम्पोर्टेंट है, साथ में ये याद रखना है, साथ में ये भी याद रखना है कि सिस होता है, ये याद रखना है, और साथ में ये याद रखना है कि ये ट्रांस प्रोडक्ट देता है। ठीक, फिर उसके बाद करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट आएगा ये एनोड पे, ये कैथोड पे ये। ठीक है, मैकेनिज्म को एक बार ठीक से समझ लेना। इसके जो भी कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है वो देख लेना। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो रिएक्शन क्या करती है, अपने आप को बैक करने लगती है, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दोबारा से रिएक्शन में जाएगा और रिएक्टेंट बना लेगा। ठीक, इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखना, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी जानते हैं, अब हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, नॉर्मली ये कंडीशन वही है कि स्टार्टिंग वाले जो हैं वो गैस होंगे, उसके बाद लिक्विड और एंड देन वैक्सी सॉलिड। ठीक, तो ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, एकदम एक्यूरेट मतलब हम नहीं बोल सकते भाई इतने से इतने तक वाले, तो थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर एल्कीन की बात करें तो ये कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। सिर्फ एथीन जो है इसकी स्मेल जो होती है वो प्लेजेंट ऑर्डर होती है, मतलब सूंघना अच्छा लगता है इसको थोड़ा। अगर हम बात करें दीज आर लाइटर देन वाटर, एज वी नो, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो ग्रेजुअली जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा इनकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि तुमको याद रखना है कि जो डेंसिटी है वो मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ती है। अब बात करते हैं हम अगली चीज़ की कि शो सेम ट्रेंड्स ऑफ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट, लाइक सिस एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द ट्रांस आइसोमर्स। इनके जैसे आप देखोगे कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। यानी कि मोर द मॉलिक्यूलर मास मोर विल बी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, सिवाय बस एक चीज़ के कि जो सिस एल्केन्स होते हैं, एल्कीन्स होती हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट से इसके ट्रांस एल्कीन के। ठीक, और इसके पीछे एक आइडिया है जो हम बात करेंगे, बिकॉज सिस जो होते हैं ये पोलर होते हैं।
या मोर पोलर होते हैं। किसकी कंपेयर में? ट्रांस के। ट्रांस जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, कंप्लीटली नॉन पोलर। ठीक, तो ये क्या है कि वेरिएशन आ जाएगा। अब इसी पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि जो हमारे ट्रांसफॉर्म है हमारी, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो डायपोल मोमेंट होगा, यानी कि पोलरिटी क्या होगी? जीरो होगी। जबकि इनके बीच में जो वीकर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पाया जाता है। ठीक, लेकिन जो लोग पोलर होंगे, जो जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिस वाले पोलर होंगे, तो इनके बीच में क्या होगा? स्ट्रॉन्गर फोर्स पाया जाएगा, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो याद रखना है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड alkenes are more stable। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि अगर तुम्हारे पास ये कोई एल्कीन है, ये है, और एक एल्कीन ये है, तो यहाँ पे कितने ग्रुप हैं? 4 ग्रुप हैं। यहाँ पे कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं। तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, बिकॉज इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। हाइड्रोजन को इग्नोर करते हैं इस केस में। ठीक है, तो ये हमारे पे यहाँ पे हमको पता चलता है कि भाई इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी बात करें, तो जो हमारे ट्रांस वाले होते हैं, ट्रांस ज्योमेट्री जो रखेंगे, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे? सिस वालों से। ये बात भी तुमको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, ओके, नाउ वी रीच टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के केस में तुमको क्या याद रखना है कि जैसे सपोज करो आपके पास ये कोई एल्कीन है, ये कोई एल्कीन है आपके पास। अगर मैं इसके अंदर कराता हूँ हेट्रोलिटिक फिजन, तो हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है कि पूरा का पूरा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, कि सपोज करो ये है तुम्हारे पास एल्कीन, और यहाँ पे हम कराने वाले हैं हेट्रोलिटिक फिजन। तो सिंपली क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर, ये शिफ्ट हो जाएगा एक कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे बन के आएगी कंडीशन कुछ ऐसी, यहाँ तो निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑलराइट, अब ये साइड जो है वो चार्ज स्पीसीज बन गई एक तरीके से। ठीक, फिर अगेन ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो फिर दोबारा से ये ऐसा बना लेते हैं। लेकिन जब हेट्रोलिटिक है, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हेट्रो का मतलब भी होता है कि भाई जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता हो। दूसरा तरीका है कि ये इसी वाली एल्कीन है, फॉर्मेशन हुआ होगा 2 इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हर एक बॉन्ड बनता ही तब है जब पूरा पेयर इलेक्ट्रॉन का आ जाए। और अगर हम करा दें होमोलिटिक फिजन, देन एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, और हमारे पास बन के आएगा कुछ ये। ठीक है, इसे बोलते हैं डाइरेडिकल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये जो स्पीसीज इसमें बनी है ये न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब हम समझते हैं मैकेनिज्म के बारे में कि हाउ द मैकेनिज्म रियली वर्क। तो पहली मैकेनिज्म जो हमारे पास है वो होने वाली है आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा कि जैसे सपोज करें आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कोई रिएजेंट है, ये है रिएजेंट। अब रिएजेंट में दो चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हो कोई भी चीज़ ए और बी, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, ठीक, तो ये मुझको एक तो ए देगा और दूसरा बी देगा। तो इसमें एक जो होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक, तो बीइंग इलेक्ट्रोफाइल इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइड। ठीक, इसकी बात करूँ, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल।
ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ये अटैक कहाँ पे करेगा, ऑफ कोर्स जहाँ पर अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड। ठीक, अगर खुद इलेक्ट्रॉन है खुद के पास तो वो करने वाला है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच पर। अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे पास ये कोई रीजेंट दे रखा है, लेट्स से ये हमारे पास रीजेंट है, और फर्स्ट स्टेप में ये ब्रेक करेगा और एक बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा बना लेगा न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोई भी एल्कीन जो होती है, कोई भी एल्कीन जो होती है, जैसे ये एल्कीन है, इसमें इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, डेंसिटी इंक्रीजेस। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पर ये जो अटैकिंग चीज आएगी, वो अटैकिंग करने वाली, अटैक करने वाली जो स्पीसीज होगी वो होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वही जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, डिफिशिएंट हो। लेट्स से अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ तो ये इलेक्शन, ये जो ई पॉजिटिव है ये अटैक करेगा और ये आकर यूं करके अटैक कर देगा इस पर। तो मेरे पास पहले स्टेप में मिलेगा कुछ ऐसा, सपोज करो मैंने ई को इधर जोड़ दिया, सी लाइक दिस। अब इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इधर जाके इसके ऊपर आए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पे निगेटिव चार्ज होगा और इस साइड में बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे पास ये बन गया कार्बोकैटायन। अब मेन कहानी यहीं से शुरू होती है फिर से। ठीक, अब ये कार्बोकैटायन जो है, ठीक है, वो अटैक करेगा जो बच गया था न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल बच गया था तो ये अटैक करेगा यहाँ पर और हमारे पास बन के आएगा कुछ ऐसा। इस तरीके से हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब इस रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शंस को बोलते क्या है, तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, दैट्स वाई इसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी चीज़ है जो तुमको याद रखनी है इस रिएक्शन के अंदर, वो ये है कि अनसेचुरेटेड molecules such as alkene or alkyne give such reactions। यानी एक न्यूक्लियोफिलिक, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर अनसेचुरेटेड है तो वो एडिशन रिएक्शन देगी और वो इन सच अ वे देगी। ठीक, जो रिएक्शन है वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में क्या बोला है, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो ऑफ कोर्स अनसेचुरेटेड होने की वजह से एडिशन ऑफ हैलोजन, तो देख इसमें क्या होगा, इसमें होगा कुछ ऐसा कि सपोज करो ये कोई है और मैंने रिएक्शन करवा दी X2 से। यहाँ पे X2 जो है ये Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, इवन I2 भी हो सकता है, इसके प्रेजेंस में CCl4 के। जैसे रिएक्शन करवाऊंगा, एक यहाँ पे लग जाएगा X और एक X यहाँ लग गया। ठीक है, और ये जो बन के आया, ये बन के आया हमारा एल्केन, वो भी कैसा, डाई हेलो एल्केन। ठीक, 1,2, और ये था हमारा एल्केन। तो ये रिएक्शन बड़ी कॉमन है जो आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगी। अगला है एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, या इसको बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। ठीक, तो हाइड्रोजिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है उसका एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। तो ये ऐसे समझ लो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये है वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक, इसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं निकल की, लगभग 523 से 573 केल्विन का टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर पे होती है ये रिएक्शन।
याद रखना है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड जाएगा इस तरफ, ठीक, फिर ये बॉन्ड जाएगा इस तरफ, और ये इस तरीके से बन के आएगा CH3 और CH3, ये बन के आ गया हमारा एथेन। ऑलराइट, तो इस प्रोसेस के थ्रू हमें ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर सपोज करो ये होता और मैं तुमसे बोलता कि इसको H2NI से रिडक्शन करा दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट डाउन द नेम इन कमेंट्स बॉक्स। अब दूसरी की बात करते हैं हम, दूसरा है हमारी प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं ब्रिच रिडक्शन। ब्रिच रिडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि अनसेचुरेशन को रिड्यूस कर देता है किसी भी चीज़ के अंदर। जैसे ये है, जब हम कराएंगे इसका रिडक्शन तो ये सोडियम लिथियम NH3 इसकी प्रेजेंस में C2H5OH की। अब यहाँ पर होगा क्या, ये एडिशन होगा और बन के आएगा हमारे पास RCH, और यहाँ पाएगा 2 और ये आ जाएगा CH3, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इसमें से यहाँ चला गया और एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया। इस तरीके से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम दूसरी चीज़ की, और वो है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। इसमें क्या होता है, जैसे ये हाइड्रोजन हैलाइड है, कुछ ऐसे हैलाइड, चलो यूँ बना लेते हैं, वही सिमिलर ये बॉन्ड इस तरफ जाएगा और ये बॉन्ड इस तरफ जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये बन के आ जाएगा, जिसको बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ये क्या कहता है कि ये पहले बात करता है मार्कोनिकॉफ की, और ये बात करता है एंटी मार्कोनिकॉफ, या जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से पेरोक्साइड इफेक्ट। इस पेरोक्साइड इफेक्ट को ही बोलते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। होता क्या है, ये कहता है कि देखो भाई, अगर कोई भी असिमेट्रिकल एल्कीन है तो उस पर जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेनेडम होता है दैट गोज टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। ठीक, इसको मैं सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। ये कहता है कि देखो, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है, किसकी बात कर रहा है ये, इलेक्ट्रोफाइल की, फॉर्म बॉन्ड टू दैट कार्बन which has more number of hydrogen। ठीक, यानी कि अगर कहीं पे तुमको ये मिल जाए, ठीक, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एक तो H है और दूसरा X है, ये पार्शली निगेटिव है, ये पार्शली पॉजिटिव है, तो पहले हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। और हाइड्रोजन के लिए इन्होंने स्टेटमेंट क्या दे रखा है, बोले कि भाई देखो, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उसी से बॉन्ड बनाएगा जिसके पास एल्कीन के अंदर, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ेगा इस जगह पर, तो यहाँ पे जुड़ेगा तुम्हारा लेट्स से X, और यहाँ पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी, जो यहाँ पे दिखा भी रखी है कि अगर हम कोई भी पेरोक्साइड का यूज़ नहीं करते तो ये रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ कॉफ्स, मार्कानी कॉफ्स। और अगर यहीं पर पेरोक्साइड मिला दिया जाए
जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एंटी मार्कोनिक। Okay, now we talk about the direct hydration of alkene. इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो अगर कोई एल्कीन है, ये ठीक है, रिएक्शन करवाए डायरेक्ट, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक, तो यहाँ पे वही, ये जब टूटेगा तो एक तो देगा ये H पॉजिटिव और दूसरा देगा OH निगेटिव। अब डिसाइड करना अपने मुताबिक कौन किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 OH। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। अब बात करते हैं हम ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई एल्कीन है उसकी हम रिएक्शन करवा देंगे मरकरी के एस्टर से। ठीक, और जब वो एस्टर से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे बनता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, और साथ में बन के आता है ये। यही Hg ऑन डीमर्क्यूरेशन करवाने पर NaBH4 के यही प्रोडक्ट हमको निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इन 2-3 रिएक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब बात कर रहे हैं हम एडिशन ऑफ द एल्केन्स। एल्केन से किस तरीके से एडिशन होगा। सबसे पहले ये है आइसोब्यूटेन और ये है आइसोब्यूटीन। दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और हमारा प्रोडक्ट बन के आता है आइसोऑक्टेन। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम सेल्फ एडिशन और पॉलीमराइजेशन। तो एल्कीन मॉलिक्यूल्स लिंक टुगेदर in the presence of acid catalyst at high temperature pressure to give new bigger molecule with high molecular formula. Such process is called polymerization. तो यहाँ पे बात हुई है कि भाई देखो, अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अगर तुम किसी भी एल्कीन को गर्म करते हो, मोनोमर को, तो वो आपस में जुड़ने के बाद पॉलीथीन बना लेंगे, और पॉलीथीन का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ इस पे ध्यान दो, बाकी किसी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये एथाइलिन से बनता है पॉलीथीन या पॉलीमर, और बिनाइल क्लोराइड से बनता है बिनाइल क्लोराइड यानी कि PVC। ओके, नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द लास्ट स्लाइड ऑफ एल्कीन। इसमें क्या होता है कि जैसे ऑक्सीडेशन करवाते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन, तो अगर हम किसी भी कंडीशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ आती है ऑक्सीडेशन विद पोटाशियम परमैंगनेट। तो अगर तुम पोटाशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन करवाओगे तो यहाँ पे लग जाते हैं OH ग्रुप डबल बॉन्ड की जगह। डबल बॉन्ड की जगह क्या लग जाएंगे OH, यानी कि अगर तुम यहाँ पे U है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो KMnO4 के साथ हो, ठीक, तो जो के वो तुम्हारा जो यहाँ पे है मेन चीज़ डबल बॉन्ड का, तो डबल बॉन्ड क्या होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करने वाले हैं हम ऑक्सीडेशन विद द कोल्ड डाइल्यूट न्यूट्रल और एल्कलाई KMnO4। तो हम सब जानते हैं कि जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और कोल्ड KMnO4 ऊपर भरा है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एथाइलिन ग्लाइकोल। दूसरी चीज़ बचती है हमारा बियर टेस्ट। बियर टेस्ट में क्या करते हैं, इस रिएक्शन कराते हैं पहले KMnO4 से, ऑक्सीडेशन कराते हैं जिससे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये जो बन के आ गया हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड है। ठीक, अगली प्रोसेस आती है जिसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस।
इस लड़की ने क्या किया है, इसको हम बोल रहे हैं लड़की, ठीक। तो इसका क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये एक जाएगा और एक ऑक्सीजन इस तरफ जुड़ जाएगा, एक इधर और एक इधर, ठीक। और ये बॉन्ड टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, ठीक। तो ये देता है ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन। All right, we have discussed a lot of the things from the chapter, और चैप्टर से हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना भी। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ इस पे देख लिया है। आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।